आईआईटी जेईई एग्जाम को कितनी बार देना है, कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, एनआईटीज आईआईटीज तो मशहूर हैं, ये तो मिलते हैं इनसे आईआईटी जेईई मेन और एडवांस से, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है कि 12th में कम से कम कितनी परसेंटेज आनी चाहिए, पेपर किस तरह का आता है, कौन पेपर सेट करता है, कौन सा पेपर आईआईटी जेईई मेन का और जेईई एडवांस का पेपर कहाँ कहाँ से आता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आई एम ARC सर फ्रॉम चैनल ARC सर PCM। आई टॉट फिजिक्स एंड मैथ्स टू आईआईटी जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला हमारा, मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स बना के रखे हुए हैं। दैट इज नंबर 1 इज दैट इज जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम जेईई मेन और जेईई एडवांस को देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एग्जाम जब देंगे तो होता क्या है, सबसे स्टार्टिंग में जब हमने एग्जाम दिया, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, तो हमें सबसे पहले एग्जाम देने के बाद हमने इसका कट ऑफ निकाला, और अगर हम कट ऑफ निकाल लेते हैं जेईई मेन का तभी हम इस एडवांस के लिए अपीयर होंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब हम इस कट ऑफ को निकालेंगे तभी हम जेईई एडवांस के लिए अपीयर होंगे। अदरवाइज अगर आपके नंबर कम है तो आप एडवांस के लिए नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पर जेईई मेन का देना जरूरी है, आप डायरेक्टली जेईई एडवांस का पेपर बिल्कुल नहीं दे सकते। फिर दूसरी चीज ये होती है कि पेपर किस तरीके से होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है ये पेपर ऑनलाइन होता है, दोनों पेपर ऑनलाइन होते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, एनआईटीज और आईआईटीज तो बहुत मशहूर है कि इनसे आईआईटीज, इनके अलावा भी कोई कॉलेजेस मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई एग्जामिनेशंस होते हैं? एक सवाल और आता है। हाँ होते हैं इनके अलावा एग्जाम, जैसे बंगाल के अंदर भी एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है WBJEE, और बिट्सैट होता है बिट्स कॉलेज के लिए, और आपके सामने दैट इज महाराष्ट्र में भी जो लोकल स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है MHCET वो भी होता है। और भी बहुत सारे स्टेट्स में हुआ करते थे पहले, लेकिन सब कैंसिल हो गए, और उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में जो थोड़े बहुत अलग अलग स्टेट्स के जो बचे हुए हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही एग्जाम का वर्चस्व रहेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसका नाम है जेईई मेन और जेईई एडवांस। अब वो 5 साल में होता है, अगले 10 साल में होता है, ये किसी को नहीं मालूम है, आई डोंट नो। तो हम आगे बढ़ते हैं, आखिर कौन से कॉलेजेस हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारा दैट इज एनआईटी, जो कि सबको पता है कि एनआईटी होता है। नंबर 2 है ट्रिपल आईटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा और चौथा जो लोगों को बहुत कम पता होता है दैट इज GFTI, मतलब गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। जो फिल्म अगर बनती है वहां पर उसके बारे में टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है, जैसे आजकल VFX के ऊपर फिल्म मूवीज बनती हैं यूज से, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, पूरा एक सॉफ्टवेयर है, पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, वही सब चीज सिखाई जाती है। इसके बाद SFTI, इन कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन होता है, जैसे MIT कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सेल्फ फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। दूसरी चीज, अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो अगर जेईई एडवांस हमें देने का मौका मिल जाता है, कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो इनसे हमें कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है IISc, जो सिर्फ एक कॉलेज है जो कि बैंगलोर में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। नंबर 2 पे IITs हैं, जो हर स्टेट में लगभग आज के दौर में 14-15 IITs हैं, वो हमें मिलेंगे। और साथ में पेट्रोलियम कॉलेजेस भी मिलते हैं। ये पेट्रोलियम कॉलेजेस कहां पर हैं, जैसे कि मेरे गांव के पास पेट्रोलियम कॉलेज है एक, दैट इज इन रायबरेली, ठीक है ना। तो रायबरेली में एक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मेरे गांव के पास है तो आप बहुत आसानी से उसके अंदर एडमिशन पा सकते हैं। आपको जेईई एडवांस, जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा पेट्रोलियम कॉलेज में एंट्री के लिए। तो आगे देखते हैं आखिर इन पेपर्स को बनाता कौन है। तो पेपर्स को बनाने वाले होता है, पेपर को बनाने वाला होता है जेईई मेन का NTA एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वो NTA पर पेपर सेट करती है। पहले CBSE सेट करा करती थी, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया कि अब ये CBSE इस पेपर को नहीं बनाती है। फिर इसके बाद हमारा जेईई एडवांस का पेपर कौन बनाता है, तो ये IITs बनाते हैं। IITs मतलब कौन सा, कभी कानपुर से आ गया, कभी बॉम्बे से आ गया, कभी दिल्ली से आ गया, कभी मद्रास से आ गया, अलग अलग IITs से हर साल पेपर्स सेट होता है और वो हमको मिलता है जेईई एडवांस के नाम से। फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि आखिर हम इस एग्जामिनेशन को कितना अटेम्प्ट, कितनी बार दे सकते हैं दोनों एग्जामिनेशन को। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बहुत डाउट रहता है। सबसे पहले अगर आप क्लास 12 में तो आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप ड्रॉपर हैं 1 साल के तो दे सकते हैं, और तीसरा जब आप 2 बार ड्रॉपर हैं तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए 2022 का साल चल रहा है हमारा, ठीक है, तो 2022 में आप दे सकते हैं, इस साल 12th बच्चे, अगले साल यही बच्चे 2023 में भी दे सकते हैं, और 2024 में भी ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये समझ में आ गई हमारे कि हम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स में, ये नहीं कि आप 1 साल के लिए छोड़ दें। इसके बाद जेईई एडवांस में कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, जेईई एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। एक तो आप जब 12th में हैं तब दे सकते हैं, दूसरी बार जब आप ड्रॉपर होंगे, सिर्फ सिंगल ड्रॉपर, मतलब अगर मान लीजिए जैसे इस साल 2022 में आपको कोई जेईई एडवांस देने का मौका मिल गया, कट ऑफ निकल गया, तो आप अगले साल भी एक बार और आप 2023 में भी जेईई एडवांस दे सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आप जेईई एडवांस नहीं दे सकते। तो याद रखिए, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज कि दोनों पेपर्स का लेवल कैसा होता है, तो दोनों पेपर्स का लेवल जो है बहुत ही जबरदस्त होता है। मतलब जेईई मेन का पेपर कंपैरेटिवली बहुत आसान है, ठीक है, और जेईई एडवांस का जो होता है वो लेवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो मतलब जेईई एडवांस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अलग ही टाइप का पेपर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट
लेवल होता है, सिलेबस आगे बताएंगे कैसा रहता है। इसके बाद ये है कि आखिर 12th क्लास में हमारे कितने परसेंटेज है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हमें आगे जाके कोई रुकावट नहीं पैदा हो। तो याद रखिए जेईई मेन में अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो आपका मिनिमम सिर्फ एनआईटीज या जो मैंने कॉलेजेस लिखे ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई वगैरह में एडमिशन चाहिए तो आपको 75% मिनिमम आपके होने चाहिए क्लास 12th में। इसके बाद टॉप 20% हो आपका जो भी बोर्ड है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड, टॉप 20% में आपका होना चाहिए। अगर 75% नहीं है तो टॉप 20% में आपका होना चाहिए ना। फिर जेईई एडवांस के लिए क्या है क्राइटेरिया? एडवांस के लिए क्राइटेरिया सबसे पहला ये है बेटा कि जेईई मेन का कट ऑफ निकलना चाहिए, जो हमने सबसे पहले चर्चा किया था कि जेईई मेन का कट ऑफ निकलना चाहिए। उसके बाद अगर आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, समझ लीजिए जेईई मेन उसका दरवाजा है, उसका गेट है, जब आप गेट ओपन करेंगे, इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे, देन यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद नंबर 2 पे 75% 12th बोर्ड में इसमें भी होने चाहिए। फिर हम लास्ट में आते हैं आखिर इसका सिलेबस कैसा होता है। तो याद रखिए जेईई मेन एग्जाम का जो सिलेबस होता है बिल्कुल सीबीएसई के सिलेबस की तरह होता है, सेम सिलेबस है एज सीबीएसई, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जेईई एडवांस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जरा सा थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा रहता है। ज्यादा मतलब जैसे मैं मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो उसके अंदर जैसे सीबीएसई के अंदर मैथ्स ना 11th में ना ही 12th में, लेकिन मैथ्स में लॉग जो चैप्टर होता है वो ना 11th में ना ही 12th में, लेकिन आपको आईआईटी एडवांस में लॉग आपके सिलेबस में रहेगा। लॉग से रिलेटेड एक आध सवाल आ सकता है, ठीक है। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में लगभग 14 से 15 लाख लोग स्टूडेंट्स बैठते हैं जेईई मेन में, और जो इसका कट ऑफ क्लियर करते हैं फिर वो 1.5 से 2 लाख बच्चे वही जेईई एडवांस देते हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, टॉप के 1.5 से 2 लाख बच्चे होते हैं, वही जेईई एडवांस देते हैं। इसके बाद पेपर कितनी देर का होता है, कितने पेपर होते हैं, तो साफ साफ दिखा रही 3 घंटे का पेपर होता है और सिर्फ जेईई मेन का एक ही पेपर होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों उस पेपर में आते हैं। यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं, एम फॉर मॉर्निंग, ई फॉर इवनिंग, मतलब एक मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, सेम डे होता है, ठीक है। दोनों ही 3-3 घंटे के होते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम आता है, दूसरे वाले में भी पीसीएम आता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल पेपर होगा, इसमें डबल पेपर होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फिजिक्स का भी 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री का भी 100 और मैथ्स का भी 100 मार्क्स का होता है। और इसमें 25 क्वेश्चंस तीनों सेक्शंस में आते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। और टोटल जो मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम जेईई एडवांस की बात करेंगे तो हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो पेपर कितने नंबर का आने वाला है। ये कब पता चलता है? जब हम जेईई एडवांस में स्टूडेंट बैठता है, पेपर सामने आता है और सामने जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि पेपर 240 मार्क्स का आने वाला है या 360 मार्क्स का आने वाला है या 450 मार्क्स का आने वाला है या 500 का आने वाला है। किसी को नहीं पता होता, वो ऑन द स्पॉट स्टूडेंट को ही पता चलता है कि इस साल पेपर का टोटल इतने मैक्सिमम मार्क्स का पेपर आया है। फिर इसके बाद तीसरी चीज ये आती है कि आखिर कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल होते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 4 ऑप्शंस वाले, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है इंटीजर टाइप, मतलब आंसर निकालिए और उसका आंसर डायरेक्ट आप इंटीजर में लिख दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके अगर आप करेक्ट करेंगे तो +4 मिलेगा, अगर आपने गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग होगी, वो भी कितने की? -1 की। वहीं पर अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे जरूर +4, लेकिन अगर आपका गलत हो जाएगा तो अच्छी बात है कि आपको इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम आईआईटी एडवांस की बात करें तो इसके अंदर एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट आंसर, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें से एक भी आंसर सही हो सकता है, 2 भी आंसर सही हो सकते हैं, 3 भी आंसर सही हो सकते हैं और 4 आंसर्स भी सही हो सकते हैं। जितने करेक्ट होंगे आपको मार्क करने हैं। तो अब सिंगल ऑप्शन है मल्टीपल करेक्ट आंसर से। तीसरा है इंटीजर टाइप, जो भी इंटीजर होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा आपको इंटीजर फॉर्म में लिखना है। और चौथा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज व्हाट द मैच द फॉलोइंग, आपको करेक्ट मैच द फॉलोइंग करनी है। इसमें किसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। इसमें हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि एमसीक्यू वाला कितने मार्क्स का देने वाला है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स कितने मार्क्स का देने वाला है, इंटीजर टाइप कितने मार्क्स का देने वाला है, मैच द फॉलोइंग, वो आपको जब फर्स्ट पेज का इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे देन आपको समझ में आ जाएगा कि उस इंस्ट्रक्शन पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पे 4 नंबर का सवाल है कि 5 नंबर का सवाल है कि 3 नंबर का सवाल है कि 4 नंबर का सवाल है, कितने भी मार्क्स का हो सकता है। माइनस मार्किंग की बात है तो माइनस मार्किंग भी नहीं पता होता, हो सकता है -1 भी कभी कभी देखा गया है, कभी कभी किसी सवालों में -2 मार्क्स भी करे जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग है -2 नेगेटिव कर दिया अगर गलत होता है। इसके अंदर एमसीक्यूज में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इन्हीं की तरह अगर होगी, इंटीजर्स में भी अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसी की तरह होगी, और मैच द फॉलोइंग में भी अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो बिल्कुल जेईई जैसे अपन ने यहाँ पर जेईई मेन के पेपर में समझा था बिल्कुल इसी प्रकार से होगी, जितना सही तो सही, जितना माइनस तो उतना माइनस। लेकिन अगर हम इसकी बात करें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, मतलब जिसके अंदर ऑप्शन आपका मान लीजिए ए, सी और डी, किसी क्वेश्चन का आंसर ए, सी और डी करेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे थोड़ा सा गिमिकी टाइप का है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर
ये अगर आप किसी बच्चे ने मार्क किया है, मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको पूरे 4 मिलेंगे। और मान लीजिए अगर किसी ने 2 ऑप्शंस मार्क कर दिए, दोनों सही है, किसी ने एक ही ऑप्शन मार्क किया, उसका वो भी सही है, तो उसमें उसको डिफरेंशियल मार्किंग मिलेगी। मतलब अगर उसने एक आंसर मार्क करा है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, अगर उसने 2 आंसर करेक्ट मार्क किए तो उसको 2 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने ए और बी मार्क कर दिया, क्योंकि बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स कौन कौन से, ए है, सी है और डी, तो बी करेक्ट नहीं है। अगर किसी भी ने भी उस क्वेश्चन का आंसर बी दिया है, ठीक है, चाहे करेक्ट ऑप्शन एक सही है एक गलत है, तो उसका पूरा का पूरा सवाल रॉन्ग एज्यूम किया जाएगा। गलत ऑप्शन आईआईटी जेईई नहीं मानता, उसके आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग उसमें है तो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ए करेक्ट किया है, आपने सिर्फ ए ऑप्शन लगाया है, क्योंकि इसमें एसीडी में ए है, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। किसी ने सी लगाया है, ओनली सी लगाया है, उसको भी 1 मिलेगा। किसी ने ओनली डी लगाया है, उसको भी 1 मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने 3 में से 2 ऑप्शंस लगा दिए, मान लीजिए ए भी लगा दिया, उसको 2 मिलेंगे, क्योंकि उसके 2 सही है। सॉरी, बी आंसर नहीं है, ओके, बी नहीं है, तो ए और सी किसी ने लगाया है, तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी ने ए और डी भी लगा दिया, तो उसको भी 2 मिलेंगे। अगर किसी ने मान लीजिए सी और डी लगा दिया, तो उसको भी 2 मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने ए सी डी तीनों करेक्ट कर दिए, तो उसको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। और अगर किसी ने धोखे से भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर के साथ उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, तो यू विल गेट नो नंबर, बल्कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस में, तो आपको नेगेटिव मार्किंग अलॉट किया जाएगा। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इस चीज को सीख लीजिए, बिकॉज दिस थिंग मल्टीपल करेक्ट आंसर्स के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी मार्किंग होती है, जो कि आईआईटी एडवांस की तरफ से रखी जाती है, लेकिन समझ सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। लास्ट चीज है हमारे सामने, आखिर इनके कट ऑफ्स क्या होते हैं, ठीक है। कट ऑफ्स तो जो ओवरऑल कट ऑफ होता है, वो तो हर एग्जामिनेशन का होता है कि मान लीजिए 300 नंबर का पेपर है और मान लीजिए 90 मार्क्स इस साल जेईई मेन का कट ऑफ है, तो वो तो सबके लिए 90 है। लेकिन क्या कट ऑफ में अलग अलग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की अलग अलग कट ऑफ भी रहता है, तो ये चीज हम देख लेते हैं ध्यान से। अगर हम देखें अलग अलग कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए किसी के फिजिक्स के अंदर लेट सपोज कि किसी ने मान लीजिए 90 मार्क्स स्कोर कर लिए, केमिस्ट्री में मान लीजिए किसी के सिर्फ 10 नंबर आए, और मैथ्स में किसी के मान लीजिए 95 नंबर आ गए, यस और नो, तो ओवरऑल जो टोटल नंबर बने वो कितने बने, दैट इज आई थिंक इट शुड बी 195 300 से 195। और मान लीजिए उसकी लगभग शायद 9,500 के आसपास रैंक आ गई, ऑल इंडिया कितनी रैंक आ गई है ना, 9,500 के आसपास इसकी रैंक आ गई। तो इसको जो भी कॉलेज मिला होगा मिल जाएगा। केमिस्ट्री में कम नंबर आए, कोई चिंता नहीं है, केमिस्ट्री में 0 भी आ जाते हैं तो भी कोई चिंता नहीं होती आईआईटी जेईई मेन को, ठीक है, आपको कॉलेज मिलेगा, श्योरली कॉलेज मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाए स्पेशली कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वही जेईई एडवांस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेट सपोज मान लीजिए हमारे सामने ओवरऑल 360 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो आईआईटी जेईई कहता है कि मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात अगर हम करें, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में अगर 10% जनरल में कट ऑफ रहता है, तो जनरल अगर सेक्शन में बात करेंगे तो 12 नंबर फिजिक्स में आने चाहिए, 12 नंबर केमिस्ट्री में, और मैथ्स में भी 12 नंबर कट ऑफ जाएगा, 12 से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के 12 से कम आ गए, ठीक है, मान लीजिए इस सब्जेक्ट में किसी बच्चे ने स्कोर कर लिया, मान लीजिए आउट ऑफ, क्योंकि पर सब्जेक्ट कितना हो गया, 120 का हो गया, एक सब्जेक्ट का 120 हो गया, ठीक है, तो 120 में से मान लीजिए किसी ने 100 स्कोर कर लिया, केमिस्ट्री में मान लीजिए किसी ने आपके सामने 110 स्कोर कर लिया, लेकिन पता चला यहाँ पर उसके सिर्फ 11 नंबर रह गए, कितने रह गए, 11 नंबर। तो ओवरऑल तो उसके बहुत अच्छे नंबर है, अगर आप देखेंगे 221 नंबर मिले हैं उसे, और उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसका जो कट ऑफ है वो है 12 मार्क्स, ठीक है, और उसकी आए मैथ्स में सिर्फ 11 नंबर, तो उसका बहुत अच्छा नंबर होने के बावजूद भी उसको नॉट क्वालिफाइड करा जाएगा, मतलब उसको आईआईटी एडवांस में उसका सिलेक्शन नहीं है, कोई भी आईआईटी कॉलेज उसको अलॉट नहीं हो सकता। तो ये है हमारे सामने पूरी की पूरी डिटेल आईआईटी जेईई मेन और जेईई एडवांस के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए जिनको जेईई मेन के बारे में जानकारी नहीं रहती।